गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के जो वन क्षेत्र थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। वन क्षेत्रों को जो 6 भागों में डिवाइड किया गया था उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम घास स्थल जो प्राकृतिक वनस्पति का दूसरा जो भाग है घास स्थल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जो घास के मैदान है। घास के मैदान, देखिए जो घास स्थल है या घास के जो मैदान है वो क्या है। सबसे पहले जो घनी व संघन हरी घास से ढके हुए क्षेत्र को घास स्थल कहते हैं। क्या कहा जाता है? घास स्थल या घास का मैदान कहा जाता है। ये जो घास स्थल है ये सभी किस पर निर्भर करते हैं? वर्षा पर, क्योंकि अधिकतर जो घास के लिए थोड़े थोड़े समय के बाद में वर्षा की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए ये सभी घास के मैदान या घास स्थल है वो वर्षा क्षेत्रों के अंदर ही मिलते हैं। तो सबसे पहले है हमारा शीतोष्ण घास स्थल। देखिए शीतोष्ण घास स्थल जो है वो विश्व के अन्न भंडार कहे जाते हैं। विश्व के अन्न भंडार कहे जाते हैं। घास जो स्थल है उन क्षेत्रों में गेहूं और जो मक्का है वो क्या है, प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। लेकिन जो विश्व के शीतोष्ण घास स्थल है इसमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इनको अलग अलग जो है नामों से जाना जाता है। तो हम बात करते हैं इनके विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के जो नेम्स होते हैं उनके बारे में। इस घास स्थल को प्रेरी के नाम से जाना जाता है। किस प्रदेश में? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है स्टेपी। स्टेपी जो घास स्थल है वो मध्य एशिया और रूस, मध्य एशिया और रूस में जो घास के मैदान है उनको स्टेपी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में आता है डाउन जो घास के मैदान है वो है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। पंपास जो है घास स्थल वो दक्षिणी अमेरिका और अर्जेंटीना में इनको पंपास के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में है वेल्ड जो घास स्थल है वो दक्षिणी अफ्रीका में घास स्थलों को वेल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये थी जो विश्व के शीतोष्णीय घास स्थल थे और उनके जो क्षेत्र थे। तो शीतोष्णीय प्रेरी, स्टेपी, डाउन्स, पपास और वेल्ड, ये उत्तरी अमेरिका, मध्य एशिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अर्जेंटीना और अफ्रीका में पाए जाते हैं। इन शीतोष्ण घास स्थलीय मैदानों के जो लक्षण हैं या विशेषताएं जो है वो क्या है?
देखिए, जो विश्व के इन घास स्थलों को विश्व के अन्न भंडार कहा जाता है, अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। इन घास स्थलों में क्या है, घास स्थलों में गेहूं और मक्का, गेहूं और मक्का भी प्रमुख रूप से जो है उत्पादन किया जाता है। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो वनस्पति है, अब वनस्पति यहाँ पे लंबे वृक्षों की क्या है, कमी है। जो अधिकतर जो घास स्थल है वहाँ पे वृक्ष है वो लंबे नहीं है, परंतु घनी और हरी भरी जो घास है, हरी भरी घास के साथ साथ ये जो घास है वो पोषक तत्वों से भरी होती है, पोषक तत्वों से भरी होती है, जो किसी भी वन्य प्राणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इन प्रदेशों को घास का सागर कहा जाता है, घास का सागर कहा जाता है। अब इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन्य जीव है, वन्य जीव इन क्षेत्रों में जंगली भैंसा, जंगली भैंसा और जंगली सांड, जंगली भैंसा, जंगली सांड और हिरण की जो प्रजाति बारहसिंगा, इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो मुख्य या प्रमुख जो वन्य जीव है। दूसरे नंबर पे घास के मैदान शीतोष्ण घास के स्थल के बाद में आता है उष्ण कटिबंधीय घास, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। उष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल है, ये क्षेत्र में तंजानिया के साथ साथ ये जिम्बाब्वे, कीनिया, ब्राजील के पठार, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ये दक्कन के पठार तक विस्तृत है, दक्कन के पठार तक विस्तृत है। और अफ्रीका में जो इन घास स्थलों को यानी उष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल है, इनको स्वाना घास स्थल के नाम से जाना जाता है। स्वाना घास स्थल जो है कहाँ जाना जाता है इसको, अफ्रीका में। लक्षण क्या है इनके, उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, ये जो घास स्थल है वो जो है कम वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं, कम वर्षा क्षेत्र में पनपते हैं। और जो घास स्थल है डेयरी फार्मिंग के लिए उपयुक्त है। ये जो घास स्थल है वो डेयरी फार्मिंग के लिए प्रमुख माने जाते हैं। वनस्पति में यहाँ पे लंबी और जो घनी घास है इन क्षेत्रों में मुख्य वनस्पति है। लंबी व घनी, घनी का मतलब होता है संघन यानी ज़्यादा मात्रा में फैली हुई। और कहाँ कहाँ जो है लंबे वृक्ष भी यहाँ पे जो है
पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जो वन्य जीव है वो है जेब्रा, हाथी, हिरण, जिराफ और चीता। इन क्षेत्रों के प्रमुख वन्य जीव है। इसके बाद में घास स्थलों के दो प्रकार हमने देखे थे, एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल और उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। इसके बाद में आती हैं जो घास के मैदान के अलावा तीसरा था वो क्या थी, झाड़ियाँ। क्या है, झाड़ियाँ नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि ये जो क्षेत्र है अधिकतर शुष्क प्रदेशों में जो है वनस्पति पाई जाती है। वे पेड़ पौधे जहाँ पे कांटेदार पौधे दिखाई देते हैं मुख्यतः क्या है, शुष्क क्षेत्र में विकसित होते हैं। इनकी झाड़ियों में सबसे जो प्रथम स्थान पे है वो है मरुस्थलीय वनस्पति। अब मरुस्थलीय जो वनस्पति है किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की जो वनस्पति है वो सहारा, कालाहारी, ये दोनों जो प्रदेश है वो किसमें है, अफ्रीका में। सहारा और कालाहारी अफ्रीका में, और अटाकामा जो मरुस्थल है वो कहाँ पे, चिली में। इसके साथ साथ थार जो मरुस्थल है, वो कहाँ है, भारत में। थार मरुस्थल कहाँ है, भारत में। और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों में क्या है, ये झाड़ियों वाले जो मरुस्थलीय वनस्पति है वो पाई जाती है। लक्षणों में झाड़ियाँ जो होती है, विश्व का जो अधिकांश मरुस्थल है वो क्या है, महाद्वीपों के जो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में विस्तृत है। कहाँ है, पश्चिमी भागों में विस्तृत है ये सभी। यहाँ का जो तापमान होता है वो क्या है, उच्च तापमान, यानी अधिक तापमान है, उच्च वाष्पीकरण होता है, क्योंकि वाष्पीकरण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है और वर्षा भी क्या है, कम होती है। वर्षा की मात्रा भी वहाँ पे कम रहती है। इन पौधों एवं झाड़ियों में जो जड़ें होती है वो क्या है, जड़ें अक्सर लंबी होती है और इसके साथ साथ छाल कंटीली छाल, और जो इनके पत्ते होते हैं मुलायम और बिल्कुल बारीक, यानी छोटे पत्ते होते हैं, मुलायम जो इनकी पत्तियां होती है, पत्ते। ये जो इन क्षेत्रों में वनस्पति जो है, मरुस्थलीय जो वनस्पति है को जो जीरोफाइटस भी कहा जाता है। मरुस्थलीय वनस्पति को जीरोफाइटस भी कहा जाता है। जीरोफाइटस का जो अर्थ है वो क्या है, गर्म व शुष्क जलवायु क्षेत्रों में जो वनस्पति होती है, शुष्क व गर्म जलवायु क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है वो जीरोफाइटस कही जाती है। इन क्षेत्रों की जो झाड़ियाँ होती है वो क्या होती है, कंटीली होती है, और इसके साथ साथ जो कैक्टस के पौधे होते हैं, कैक्टस और खजूर, इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति है। वन्य जीव है यहाँ का
जो वो है हायना। प्रमुख रूप से हायना यहाँ का जो है प्रमुख जीव है। जंगली गधे, लोमड़ी, जंगली गधे, लोमड़ी, इसके साथ साथ जो जेकल, बाघ और छिपकली, जेकल, बाघ और छिपकली जो होती है, इन जो मृस्थलीय वनस्पति है इनके मुख्य वन्यजीव होते हैं। इसके बाद में आती है जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं। टुंड्रा जो वनस्पति होती है झाड़ियों का ही रूप है। दूसरा टुंड्रा वनस्पति। पहली क्या थी? मरुस्थलीय वनस्पति और दूसरी है टुंड्रा वनस्पति। इस प्रकार की जो वनस्पति है वो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। लक्षण इसके क्या है? यह अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में होती है। क्या है? ठंडे क्षेत्रों के अंदर ये जो वनस्पति है वो पाई जाती है और ये क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं। बर्फ से ढके हुए हैं। वनस्पति है यहाँ की जो वनस्पति है प्रमुख रूप से वो क्या है? काई। इसके साथ जो लाइकेन और मोट जो छोटी झाड़ियाँ होती है, काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ। इन क्षेत्रों की प्रमुख वनस्पति है। और टुंड्रा जो क्षेत्रों का जो मुख्य वनस्पति वो बर्फ की बिछी घनी चादर और अन्य प्रकार की वनस्पतियां यहाँ क्या है? पनपने नहीं देती। यानी अत्यधिक जो बर्फ है इन क्षेत्रों में और किसी भी प्रकार की जो है वनस्पति को नहीं उगने देती। वन्य जो जीव है यहाँ की सील, कस्तूरी, सील और कस्तूरी के साथ साथ बेल, ये ध्रुवीय जो ध्रुवीय बालू और बर्फीली लोमड़ी, ध्रुवीय बालू और बर्फीली लोमड़ी इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन्य जीव है। ये थे झाड़ियों के दो जो प्रकार थे, मरुस्थलीय वनस्पति और टुंड्रा वनस्पति। अब हम बात करते हैं जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका महत्व। प्राकृतिक वनस्पति का जो है महत्व या जो इसकी उपयोगिता क्या है। देखिए, प्राकृतिक जो वनस्पति होती है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हमारे जीवन में ये प्रमुख भूमिका निभाती है, चाहे वो परोक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए क्योंकि इनसे सबसे पहले क्या है? ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इनसे ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ ये जो वन होते हैं वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। पेड़ों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को जकड़ लेती है या मृदा जो अपरदन होता है उसको अपरदन को कम करती है। क्या करती है? कम करती है। वनों से हमें क्या है? लकड़ी भी प्राप्त होती है, ईंधन भी प्राप्त होता है। इसके साथ साथ ये जो कई प्रकार के समुदाय और ग्रामीणों को क्या है? आवास प्रदान करती है। इनसे क्या है? आवास की जो है प्राप्ति होती है। कई जो वन है वो वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। वन्य जीव आवास का प्रमुख रूप है क्योंकि अधिकतर जो वन्य प्राणी होते हैं वो जंगलों या इन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पतियों में ही पाए जाते हैं। वन
में क्या है, भेड़ बकरियों और गाय भैंसों के जो चरागाह है भी क्या है, इनसे प्राप्त होती है। कई प्रकार के जो वन है वो उत्पाद भी उपलब्ध करवाते हैं, जैसे इमारती लकड़ी है, फर्नीचर के लिए जो लकड़ी चाहिए, इसके साथ साथ जो तेल और लाख गोंद, कई प्रकार के जो पेड़ हैं उनसे तेल प्राप्त होता है, लाख भी प्राप्त होती है, गोंद भी प्राप्त होता है। कहें तो विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति औषधीय जो पौधे होते हैं, औषधीय यानी उनसे औषधि भी प्राप्त होती है। तारपीन का जो तेल है, जैसे कागज के लिए जो लुगदी बनाई जाती है, कागज की इनसे क्या है, लुगदी बनाई जाती है। तारपीन का तेल क्या है, इन क्षेत्रों से या इन वनों से, प्राकृतिक वनस्पतियों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार शहद भी क्या है, प्राकृतिक वनस्पति से हमें प्राप्त होता है। फल भी हमें इनसे प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ मोम और अन्य प्रकार के कई जो उपयोगी वस्तुएं हैं इनसे प्राप्त होती है। वन से हमें कई प्रकार के क्या है, खनिज भी प्राप्त होते हैं। क्या है, खनिज भी इन क्षेत्रों से यानी इन वनस्पतियों से हमें प्राप्त होते हैं। वन क्षेत्र में कई जो पर्वतीय स्थल स्थित है और बड़ी मात्रा में क्या है, पर्यटन के लिए भी आकर्षक है। पर्यटन यानी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो दर्शनीय स्थल के रूप में जाने जाते हैं। अब जो ये प्राकृतिक वनस्पति है वो मानव पर किस प्रकार इसका प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक वनस्पति का जो मानव प्रभाव है वो क्या है, मानव प्रभाव। देखिए, मानव के जीवन में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा ये करती है और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका क्या है, अंधाधुंध अति मात्रा में इसका प्रयोग इसका करता है, अति प्रयोग करता है। वनों का जो कटाई है, वन जो कटाई है वो ज़्यादा मात्रा में करता है और इनका क्या हो जाता है, ये इनको काफ़ी मात्रा में हानि होती है या इन वनस्पतियों का क्या हो जाता है, निम्नीकरण या ये जो है नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाती है। क्योंकि वनों से हमें क्या है, कृषि है, पशुचारण है। इन प्राकृतिक वनस्पतियों से कृषि पशुचारण के लिए बहुत से प्रकार के जो है पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। और बड़ी संख्या में जो वनों का काटना, बड़ी संख्या में वनों को काटना क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। अब जो वनोन्मूलन की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न कैसे करती हैं, बड़े पैमाने पर जो है वन उन्मूलन यानी वनों के काटने से जो मनुष्य को जो नुकसान होता है या इस पर विपरीत जो प्रभाव पड़ते हैं वो होते हैं क्या है, इससे एक तो मृदा अपरदन होता है, यानी भूमि का जो है कटाव इनसे ज़्यादा होता है और मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बढ़ जाना, जल प्रवाह भी क्या है, बढ़ जाता है। जल प्रवाह बढ़ना भी इसी का एक प्रमुख प्रभाव है। वर्षा की कमी आ जाती है, वर्षा की कमी भी एक अति जो है देखने योग्य जो प्रभाव है। भूमिगत जो जल होता है, भूमिगत जल का रिसना भी कम हो जाता है, भूमिगत जल जो रिसाव होता है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ पेड़ों और जानवरों का प्राकृतिक जो निवास है वो इनसे छिन जाता है। कई प्रमुख प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त हो जाती है। अन्य कई प्रकार के प्रभाव जैसे दावानल यानी जंगल में लगने वाली जो आग होती है, इनके प्रभाव से जो सुनामी है वो भी इसका एक प्रमुख कारण है। स्थानांतरी जो कृषि होती है, स्थानांतरी
कृषि, स्थानांतरी कृषि यानी जो कृषि 1 साल तक करने के बाद में छोड़कर उसको अन्य स्थान पर किया जाता है, और इस कृषि के लिए जो जंगलों को पहले साफ किया जाता है और कुछ समय तक इन पर जो है अनाज का उत्पादन किया जाता है। 1 या 2 फसल के बाद ही इस भूमि को छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो वन और वह अन्य प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास जो है वो सबसे अत्यधिक मात्रा में जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है, इसका मानव पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इस मानव प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्राकृतिक जो वनस्पति है उसका हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण, यानी इसकी जो सुरक्षा है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्राकृतिक वनस्पति का जो संरक्षण है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप you are understand. Thank you very much.